आज पढ़ते हैं मानव भूगोल का तीसरा पाठ और तीसरे पाठ का नाम है जनसंख्या संगठन। और जनसंख्या संगठन पाठ से बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे और अपन उन क्वेश्चन को याद करने का प्रयास करेंगे, नोट्स के देखेंगे। कुल जनसंख्या संगठन पाठ से करीब 6 या 7 क्वेश्चन बनते हैं, तो आप सभी तैयार हो जाइए। जनसंख्या संगठन पाठ के जो नोट्स बनेंगे उसको अपन इजी वे में क्या कर सकते हैं, ये सभी आपके लिए बनाए गए हैं और ये मानव भूगोल का तीसरा अध्याय है। जो भी इस पाठ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमने वही प्रश्न लिए, अदरवाइज दूसरे बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसको लेने का प्रयास नहीं किया गया, जो इंपोर्टेंट नहीं थे। तो कुछ प्रश्न आपके सामने है। तो पहला सवाल जनसंख्या संगठन पाठ से जो बनता है वो ये है, विस्तारित होती हुई जनसंख्या का पिरामिड क्या होता है। कुल इस पाठ में 3 पिरामिड है, उसमें से पहले पिरामिड का नाम है विस्तारित होती हुई जनसंख्या का पिरामिड। जैसा कि इस चित्र में आप देख पा रहे हैं, इस चित्र को देखकर भी बहुत सारी बातों को क्लियर कर सकते हैं। और इसका जो पहला पॉइंट बनेगा, इसकी पिरामिड विस्तारित होती हुई जनसंख्या का पिरामिड क्या होता है, तो इसका पहला पॉइंट बनेगा कि इस पिरामिड का आकार त्रिभुजाकार होता है। हमेशा किसी भी चीज को याद करने का सबसे सिंपल तरीका होता है और उसके पॉइंट्स याद कर दो तो अपना टॉपिक आराम से आसानी से क्लियर होता है। तो विस्तारित होती हुई जनसंख्या का पहला जो पॉइंट बनेगा वो है कि इसका जो आकार है, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, इसका शेप एक ट्रायंगल के समान है, त्रिभुज के आकार का यह पिरामिड होता है। दूसरा पॉइंट बनेगा, इसमें युवा वर्ग की जनसंख्या सबसे अधिक होती है। यानी इसमें जो आयु वर्ग 15 से 45 के आसपास का जो आयु वर्ग है, ये जनसंख्या में सर्वाधिक आबादी रखता है, जनसंख्या रखता है, और बुजुर्ग सबसे कम होते हैं। युवा अधिक होते हैं, शैशवावस्था वाले अधिक होते हैं, और बुजुर्ग की जो अवस्था, बुढ़ापे की जो अवस्था है, बहुत कम जनसंख्या होती है। और तीसरा पॉइंट इसका बनेगा इस प्रश्न का, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों सर्वोच्च होती है। यानी विकास अधिक नहीं होता है। किसी भी राष्ट्र की आरंभिक अवस्था हमेशा ऐसा त्रिभुज ही होती है, और जैसे विकास अधिक होता जाता है तो यह आबादी कम होती जाती है और यह आबादी बढ़ती जाती है। और इस प्रश्न का इस चौथा पॉइंट बनेगा, यह जो पिरामिड है, इस पिरामिड की अवस्था को दिखाने वाले जितने भी कंट्रीज है उसमें से अधिकांश अफ्रीका देश के माने जाते हैं। कुछ एशिया के भी है, लेकिन अधिकांश मध्य अफ्रीका के देश है जो विस्तारित होती हुई जनसंख्या के पिरामिड का शेप बनाते हैं, साकार। इस तरह से पहला प्रश्न हो गया, विस्तारित होती हुई जनसंख्या का पिरामिड क्या है। जनसंख्या संगठन पाठ से यह भी पिरामिड का प्रश्न है। पहला था विस्तारित होती हुई जनसंख्या का पिरामिड, और प्रश्न नंबर जो 2 बना है वह स्थिर जनसंख्या का पिरामिड क्या होता है। बिल्कुल सिंपल वे में इसको अपन समझते हुए कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर ये या ज्योग्राफी में हम नहीं करेंगे तो 12वीं क्लास में भूगोल में अच्छे नंबर नहीं आ सकते हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चन, इसलिए इन प्रश्नों को विशेष तौर पर याद करना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। अब इस पिरामिड में और विस्तारित वाले में अंतर है, इसमें बुजुर्ग की जो आबादी है वो थोड़ी कम हो जाती है, और युवावस्था की जो आबादी उसमें अधिक थी, इसमें कम हो जाती है। और मध्यम जो वर्ग है, पॉपुलेशन करीब 15 से 60 के आसपास की जो आबादी है, ये इसमें अधिक हो जाती है। तो स्थिर होती हुई जनसंख्या का जो पिरामिड है, इसका जो पॉइंट नंबर 1 बनेगा उसको अपन रिमार्क कर रहे हैं यहाँ पे। स्थिर जनसंख्या का जो पिरामिड है, इसका जो प्रश्न बनेगा, इसका पॉइंट नंबर 1 बनेगा कि इसका जो शीर्ष होता है वह सूंड के आकार का होता है, सुंडाकार होता है। यानी इस स्थिर जनसंख्या की पिरामिड का जो शीर्ष भाग है, अब इस जैसा कि आप इस पिरामिड में देखिए, इस पिरामिड का ये जो भाग है यह एक सूंडाकार इसको माना गया है। यानी इसका स्थिर जनसंख्या पिरामिड का शीर्ष जो भाग होता है वो सूंड के आकार का सुंडाकार होता है। और दूसरा पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट नंबर 1 है। और पॉइंट नंबर जो 2 बनेगा वो बनेगा, इसमें युवा आयु वर्ग यानी 15 से 40 वर्ष की जो आबादी है वह सबसे अधिक होती है। उसमें जो पहले वाले में था शैशवावस्था जैसे है, जो जनरली 1 से 10 के आसपास का मानेंगे, उसकी आबादी अधिक थी, तो इसकी आबादी थोड़ी कम होती है, युवा वर्ग इसमें अधिक हो जाता है। और इसका जो पॉइंट नंबर 3 बन सकता है तो ये बनेगा, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान होती है। इसमें विकास की अवस्था होती है, कोई भी कंट्रीज का विकास आरंभ होता है, पहले में विकास उसमें बिल्कुल नहीं होता है, इसमें विकास जनरली कोई भी कंट्री आरंभ करता है। स्थिर जनसंख्या पिरामिड का जो पॉइंट नंबर 4 बनेगा, एग्जाम्पल दिया जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया इस अवस्था में आता है। ऑस्ट्रेलिया
स्थिर जनसंख्या पिरामिड को दिखाने वाला एक देश है, जैसा कि यहाँ पे दिया भी गया है। ये जो पिरामिड ऑस्ट्रेलिया का है, और जो भी कंट्रीज विकसित अवस्था में जनरली है और वहां पर ये कंडीशंस मिलती है। तो इस जनसंख्या पिरामिड का जो पहला जो पॉइंट बनेगा, इसका शीर्ष अंडाकार होता है। आबादी युवा वर्ग यानी 15 से 40 की सर्वाधिक होती है। जन्म दर और मृत्यु दर इसमें समान होती है, और इसके अंतर्गत अपन ऑस्ट्रेलिया को रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 बनेगा, यह भी पिरामिड का है। हासमान जनसंख्या का पिरामिड क्या होता है? और जैसा कि चित्र में दिया गया, ये हासमान जनसंख्या को रिप्रेजेंट करने वाला एक पिरामिड है। इस पिरामिड का जो पॉइंट नंबर 1 बनेगा, और पॉइंट से अपन आसानी से याद कर सकते हैं। इस पिरामिड की जो विशेषता है सारी यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसका जो आधार है वो शीर्ष प्रकार का होता है, यानी इसका आधार संकीर्ण होता है और शीर्ष अंडाकार होता है, और ये इसका आधार है। और आधार का शेप यहाँ पे संकीर्ण है, और इसका जो शीर्ष भाग है यह सूंड के आकार का है, सुंडाकार है। यानी आधार संकीर्ण होता है और शीर्ष भाग सुंडाकार होता है। पॉइंट नंबर 2 इस पिरामिड का अपन ले सकते हैं, वो ये है, इसमें युवा वर्ग की जनसंख्या कम होती है। वृद्धावस्था की तरफ अधिक आबादी हो जाती है और युवा वर्ग इसमें बहुत कम हो जाता है। और पॉइंट नंबर 3 इस पार्ट का, इस प्रश्न का बन सकता है, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम हो जाती है। तो पिरामिड अब जैसे अपन 3 पढ़े हैं, उन 3 पिरामिड में एक मात्र यही पिरामिड ऐसा है जिसका नाम है हासमान, और उसको वैसे भी कहते हैं नेगेटिव पॉपुलेशन को शो करने वाला शब्द है। कम होता हुआ या बहुत कम आसमान होता है, ऋणात्मक अवस्था होती है। तो इस प्रकार से अपन इस प्रश्न के 4 पॉइंट ये बना सकते हैं कि इसका आधार संकीर्ण होता है और शीर्ष भाग सुंडाकार होता है, युवा वर्ग बहुत कम होता है, और इसमें जन्म और मृत्यु दर दोनों कम हो जाती है। और इसका एग्जाम्पल है यूरोपियन कंट्री जितने भी है, चाहे वो कोई फ्रांस हो या जर्मनी हो या स्वीडन हो या डेनमार्क हो या हॉलैंड हो या यूक्रेन हो, कोई भी हो, ये सारे यूरोपियन जितने भी कंट्रीज है यह इस पिरामिड की अवस्था में आते हैं। यानी यूरोपियन कंट्रीज आते हैं हासमान जनसंख्या के पिरामिड के अंदर, और स्थिर अवस्था में अपन ले सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को। और आरंभिक जैसे विस्तारित होती जनसंख्या का जो पिरामिड था सबसे पहला था, उसमें अपन अधिकांश एशियन कंट्रीज को रख सकते हैं और साथ में अफ्रीकन कंट्रीज को रखा जा सकता है। उसी प्रकार से इस पार्ट का पॉइंट नंबर 4 या प्रश्न नंबर 4 जो बनेगा हमारे सामने दिया हुआ है, इसको भी अपन आसानी से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं? पॉइंट नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 4 बन सकता है जनसंख्या संगठन पाठ से। कार्यशील जनसंख्या की परिभाषा क्या होती है? परिभाषा अच्छी होना बहुत जरूरी होती है। केवल लिखने मात्र से नंबर नहीं आते हैं, तो अपने क्वालिटी में थोड़ा अंतर हो, बेहतर क्वालिटी के नंबर आसानी से मिल सकते हैं। तो कार्यशील जनसंख्या की जो डेफिनेशन होगी वो होगी 15 से 59 का वह आयु वर्ग, 15 से 59 का वह आयु वर्ग जिसमें स्त्री और पुरुष विभिन्न प्रकार के वर्गीकृत हो या अवर्गीकृत हो। तो यहाँ पे अ के बाद वह लगा दीजिएगा। चाहे कोई भी कार्य हो जिसमें स्त्री पुरुष दोनों की सहभागिता हो, और स्त्री पुरुष विभिन्न प्रकार के वर्गीकृत और अवर्गीकृत सेवाओं में भाग लेते हैं। जितने भी सर्विसेज है उसमें इन दोनों की भूमिका बराबर होती है। इन दोनों को सम्मिलित रूप से कहते हैं कार्यशील जनसंख्या। यानी किसी भी जनसंख्या का वह भाग जो 15 से 59 का हो और जिसमें तमाम स्त्री पुरुष किसी भी वर्गीकृत हो या अवर्गीकृत कोई सेवा में अपना योगदान उस राष्ट्र के लिए देते हैं। यह प्रश्न नंबर 4 हो गया। इसी प्रकार से अपन प्रश्न नंबर 5 को ले सकते हैं जो हमारे सामने दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा विश्व जनसंख्या संगठन से विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात कितना है? और इसका आंसर है कि विश्व की जनसंख्या का एवरेज लिंगानुपात कितना है, और यह रेटियो या दर है प्रति 100 महिलाओं पर पुरुष है 102। ये जैसा कि मानव भूगोल की जो किताब है उसमें से ये आपका आंसर है, ये करेक्ट आंसर है, अपन इसी को ही मानेंगे। विश्व की जनसंख्या का जो एवरेज लिंगानुपात है वो 100 महिलाओं पर 102 है। उसी प्रकार से जनसंख्या संगठन जो पार्ट है इसका प्रश्न नंबर 6 बन सकता है जो आपके सामने है। और यह प्रश्न बनेगा विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात किस देश का है? और ये कई बार कंपटीशन में आया है, 12वीं क्लास नंबर भी आया है, और वैसे किसी भी सिविल सर्विस वाले कंपटीशन में आ सकता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस देश में है। तो उस देश का नाम है
लेटविया, इसको लातविया भी कहते हैं या लेटविया भी कहते हैं, जैसा कि लिखा है यहाँ पे लेटविया इसका आंसर है। और यह एक यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज का यह नाम है लेटविया। तो प्रश्न नंबर हो गया 6। इसी प्रकार से इस पार्ट का जो क्वेश्चन अंतिम बनेगा, प्रश्न नंबर 7 बनेगा, वो आपके सामने है। और प्रश्न नंबर 7 बनेगा, ये कुल ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 7 है, 7वां प्रश्न हो गया। इसमें से अपन दोबारा इसको रिवाइज, इसके बाद में रिवाइज करने का प्रयास करेंगे जो प्रश्न हमने पढ़े हैं। तो जनसंख्या संगठन जो पार्ट है, इसका अंतिम क्वेश्चन ये आप नोट्स में ऐड कर दीजिए कि भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है, यानी किस सूत्र से भारत में लिंगानुपात को ज्ञात करते हैं। इसका उत्तर है स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या गुणा 1000। यह जो सूत्र है ये भारत में एवरेज निकालने में काम आता है, लिंगानुपात को ज्ञात करने में काम आता है। यानी स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या और गुणा 1000। इस प्रकार से अपन ने जो विश्व जनसंख्या संगठन जो पार्ट है, इसमें से कुल मिलाकर 7 प्रश्न पढ़े हैं, जिसमें से 3 थे पिरामिड के, और 3 पिरामिड में एक था विस्तारित होती हुई जनसंख्या का पिरामिड, और दूसरा था स्थिर जनसंख्या का पिरामिड, और तीसरा प्रश्न था इस पिरामिड में से वो था ह्रासमान जनसंख्या का पिरामिड। इन पिरामिड को अपने एग्जाम्पल के साथ देख लिया, चित्र के साथ देख लिया, और आराम से इसको क्लियरिफाई कर सकते हैं। जितना अधिक पॉइंट से याद करेंगे उतना हो जाएगा। एग्जाम्पल याद होना चाहिए। पूरी कंट्रीज का अगर अपन को अच्छी तरह से मैप याद है तो अपन इसको आसानी से याद कर सकते हैं। इन नोट्स की नोट्स बनाइएगा सभी विद्यार्थी, और नोट्स अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा, और इसको उसी पॉइंट के हिसाब से याद करने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू सो मच।